हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग ठीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हैं। और 7 दिसंबर का जो हमारा एग्जाम है उसका भी आप लोगों के दिमाग पे पूरे तरीके से ध्यान भी है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे नोबेल प्राइज 2025 के बारे में, जिनका अनाउंसमेंट किया जा चुका है स्वीडन के द्वारा। और इसके अलावा इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 10 दिसंबर को, यानी कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी 10 दिसंबर को ये अवार्ड एवरी ईयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 6 कैटेगरीज के अंदर। तो इन्हीं अवार्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और साथ में इसका कुछ स्टैटिक डेटा भी होगा, इसके बारे में भी हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक, काफी इंफॉर्मेटिव आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है, क्लास होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल से और इसके कुछ स्टैटिक पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज के बारे में। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, हम बात करेंगे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो हैं, ही वॉज बॉर्न 21 अक्टूबर 1833। इनका जन्म होता है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन में इनका जन्म होता है। ही वॉज फेमस इंजीनियर, केमिस्ट एंड इन्वेंटर, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। और इनका जो डिस्कवरी थी, इनकी जो डिस्कवरी थी वो थी डायनामाइट को लेकर के। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, इसे इसका पेटेंट राइट्स कराया और काफी दुनिया में इससे इन्होंने पैसा कमाया। इसके अलावा भी और भी इनके अचीवमेंट्स थे, काफी सारा इन्होंने वेल्थ जनरेट किया। और कहते हैं कि अल्फ्रेड बर्नार्ड चाहते थे, जब उन्होंने अपनी विल को लिखा, यानी अपनी संपत्ति और अपनी वसीयत के बारे में जब उन्होंने लिखा, तो उन्होंने ये कहा कि इनके इस पैसे का इस्तेमाल आने वाली जनरेशन को उनके अचीवमेंट्स के लिए, उनकी इन्वेंशन और उनकी डिस्कवरीज के लिए दिया जाए। ऐसा उन्होंने अपनी विल में लिखा 1895 में। और ये कहा कि भाई इस पैसे का इस्तेमाल जो उन्होंने कमाया है, इससे उन लोगों को प्राइज दिया जाए ताकि वो और इस तरीके के नए नए इनोवेशंस और अचीवमेंट्स कर सके और उन्हें सम्मान दिया जाए, ये इनका कहना था। तो 1895 में इन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड है, नोबेल प्राइज जो है, इसे 5 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और इसके अलावा पीस एंड लिटरेचर जैसे 5 कैटेगरीज इसके अंदर रखे गए। और इस अवार्ड की शुरुआत जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा की जाती है, क्योंकि अल्फ्रेड बर्नार्ड जी के जाने के बाद नोबेल फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है 1900 में। और यही वो नोबेल फाउंडेशन है जो 1901 से इस अवार्ड को एवरी ईयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए, उनके इन्वेंशन के बारे में, और कब ये इन्होंने कहा था कि इस अवार्ड को देना चाहिए। तो 1895 में इन्होंने अपनी विल में जो है लिखा था, इसे मेंशन किया था। इसके बारे में और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। इनकी डेथ कब हुई है, तो डेथ इनकी हुई है 10 दिसंबर। इसीलिए एवरी ईयर 10 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन इस अवार्ड को दिया जाता है। और 1896 वो साल था जब इनकी डेथ होती है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द विल जो इन्होंने लिखा था, उसके बेसिस पर इनके जो मित्र बोलेंगे, है ना, रेगनर, जो इनके एक फ्रेंड थे रेगनर, इन्होंने नोबेल फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया। और नोबेल फाउंडेशन एस्टैब्लिश कब हुई है, तो नोबेल फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया गया
1900 में, और इसी नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 से इस अवार्ड की शुरुआत की जाती है एवरी ईयर 10th ऑफ दिसंबर। लेकिन 10th ऑफ दिसंबर को तो ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस दिन डेथ एनिवर्सरी वाले दिन इस अवार्ड को स्वीडन के द्वारा नोबेल फाउंडेशन प्रेजेंट करता है इस अवार्ड को, और इसके अंदर जो जिनके नाम अचीव किए जाते हैं, जिनके नाम नॉमिनेट किए जाते हैं, उनको ये प्राइज मनी और ये मेडल जो है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर मैंने आपको कहा कि शुरुआत में इसके अंदर 5 कैटेगरीज को रखा गया, और ये सिलसिला 1901 से 1968 तक इसी तरीके से चला। फिर इसके बाद नोबेल फाउंडेशन ये डिसाइड करता है स्वेरिजेस रिक्स बैंक के साथ में, क्योंकि नोबेल फाउंडेशन जो है वो रजिस्टर्ड है स्वीडन के सेंट्रल बैंक के साथ में, और यही वो बैंक है जो साल भर का जितना इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल से जो आता है उससे इसका प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है जो किसी व्यक्ति को उसके अचीवमेंट्स और उसकी डिस्कवरीज के लिए दिया जाता है। फिर 1968 में ये डिसाइड किया गया कि लोगों को इकोनॉमिक रिसर्च के लिए भी ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो 1968 में इकोनॉमी के नोबेल प्राइज को इसके अंदर ऐड किया जाता है, और इसके अलावा 1969 में वो पहली सेरेमनी होती है जिसमें पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए भी क्या दिया जाना शुरू किया गया, नोबेल प्राइज इसके अंदर दिया जाने लगा। तो ऐसी टोटल 6 कैटेगरीज आपको नोबेल प्राइज के अंदर देखने को मिलती हैं। अब आइए बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। ये भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्राइज मनी कितनी दी जाती है। तो प्राइज मनी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइज मनी यदि हम बात करें स्वीडिश क्रोन के बेसिस पर, तो 1.1 CR स्वीडिश क्रोन जो है इसके अंदर दिया जाता है। लेकिन यदि हम डॉलर में बात करें तो डॉलर में जाएंगे तो 10.34 US डॉलर, ठीक है, लाख डॉलर के आसपास ये प्राइज मनी होती है। लेकिन यदि हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 10.44 करोड़ ये प्राइज मनी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइज मनी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा इस प्राइज को दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो स्वीडिश क्रोन में दिया जाता है, ठीक है। और भारतीय रुपए में यदि हम कन्वर्ट करें, इंडियन INR में यदि हम इसे कन्वर्ट करें तो ये आपको मिलेगा 10.44 करोड़ रुपए के आसपास प्राइज मनी दी जाती है। लेकिन यदि हम बात करें 6 कैटेगरीज के अंदर, तो 6 कैटेगरीज में किसी भी एक सिंगल कैटेगरी की यदि हम बात करें, लाइक हम फिजिक्स की ही बात करें, तो फिजिक्स में मिनिमम एक व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन यदि हम मैक्सिमम बात करें किसी एक सिंगल कैटेगरी के अंदर, तो 3 लोगों को मैक्स टू मैक्स यह अवार्ड एक सिंगल कैटेगरी के अंदर दिया जा सकता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक कैटेगरी के अंदर कितने लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है एक साथ। तो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 लोगों को यह सम्मान दिया जा सकता है। तो ये कुछ स्टैटिक डेटा है इसका। आइए बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में आगे भी। नोबेल प्राइज के अंदर आपको 6 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसे स्वीडन के द्वारा अनाउंस किया जाता है और स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन एक अवार्ड को छोड़ करके, एक्सेप्ट 1 अवार्ड जिसे हम पीस का नोबेल प्राइज कहते हैं। पीस का नोबेल प्राइज नॉर्वे के द्वारा अनाउंस किया जाता है, ये आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है। लास्ट ईयर के डेटा की यदि हम बात करें, यानी 1901 से लेकर के 2024 तक के डेटा के हिसाब से यदि हम बात करें, तो अभी तक 627 प्राइजेस जो हैं ये अनाउंस किए जा चुके हैं। और ऐसे कितने इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो 1012 ऐसे इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको ये सम्मान दिया जा चुका है। तो 2024 तक का ये डेटा है नोबेल प्राइज के बारे में, और जो 2025 का है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं इन अवार्ड को किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की यदि हम बात करें, तो ये
कौन कौन से अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस के ये अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। आइए बात करते हैं दूसरा, नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये वो इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। थर्ड, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा लिटरेचर का। एंड लास्ट, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा पीस के अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। तो अलग अलग एकेडमी के द्वारा अलग अलग तरीके से इस प्राइज को प्रेजेंट किया जाता है इन द 6 कैटेगरीज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट अवार्ड सेरेमनी कब हुई थी? तो 1901 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है और नोबेल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1900। आइए बात करते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। पहला, इट सेट द एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। स्वीडिश और नॉर्वेजियन जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है एकेडमिक, कल्चरल एंड द साइंटिफिक एडवांसेस। इसके अलावा आगे की लाइन पे यदि हम फोकस करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द विल ऑफ द स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल एस्टैब्लिश द 5 नोबेल प्राइज इन 1895। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी विल में ये चीज लिखी है। फिर आगे बात करें, सेकंड, द नोबेल फाउंडेशन वाज फाउंडेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन 29 ऑफ जून 1900। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो मैनेज करता है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नोबेल प्राइजेस। इसके अलावा द प्राइजेस ऑफ द केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड द फिजियोलॉजी, मेडिसिन first awarded in 1901, and the prize of economics sciences was created in 1968 by Sweden's central bank Sveriges Riksbank। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा, ये स्वीडन का तो पहला सेंट्रल बैंक था ही जो 1668 में स्टैब्लिश हुआ, बट ये बैंक जो है ये दुनिया का भी सबसे पहला बैंक है और स्वीडन वो पहली स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसने ये बताया कि सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट होता क्या है। स्वीडन के इस कॉन्सेप्ट को फिर एक के बाद एक कई सारे देशों ने फिर कॉपी करना स्टार्ट किया। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश लेकर के आए, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक साइकिल को, इवन बैंकों को कंट्रोल किया जा सकता है। 1668 स्वेरिजेस रिक्सबैंक के द्वारा ये अवार्ड जो है दिया जाता है, मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल। इट बिगिन इन द 1969। इसे अडॉप्ट किया गया था 1968 में इकोनॉमी के नोबेल प्राइज को, लेकिन स्टार्ट कब किया गया? 1969 में। आगे बात करते हैं अब हम उन कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं जो इस बार 2025 के लिए अनाउंस की गई हैं। पहली कैटेगरी आपको दिख रही होगी, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इस बार आप लोगों को जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 लोगों को इस बार यह सम्मान दिया जाएगा। अब ये 3 कौन हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर कैटेगरी के बारे में बात करें तो जॉन क्लार्क जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं ये साइंटिस्ट। फिर उसके बाद में सेकंड माइकल एच डेवोरेट जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, एंड द जॉन एम मैर्टिनीज ये यूएस से बिलोंग करते हैं। तो इन तीनों साइंटिस्ट को इनके किए गए अचीवमेंट के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड द एनर्जी क्वांटिजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट। इस अचीवमेंट के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को ज्वाइंटली तरीके से फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अचीवमेंट इनका याद रखना पड़ेगा, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और साथ में एग्जामिनर हमसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसके लिए इन 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, अगली कैटेगरी है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री 2025 के लिए नोबेल प्राइज फिर से यहां पे 3 लोग आपको देखने को मिलेंगे। सुसुमु किटागावा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं ये साइंटिस्ट,
फिर इसके अलावा सेकंड यदि हम नाम की बात करें तो रिचर्ड रॉबसन जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, एंड द थर्ड ओमर एम यागी, ये जॉर्डन से बिलोंग करते हैं। और इन तीनों को इनके किए गए अचीवमेंट, जिसको हम कह रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए, इस अचीवमेंट्स के लिए इन्हें इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया जाएगा ज्वाइंटली तरीके से। तो यहां पे फिजिक्स में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 3 लोगों को मिल रहा है, उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी कितने लोगों को दिया जा रहा है, तो 3 लोगों का नाम इस बार आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के अंदर, और वो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और यहां पे भी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 3 लोगों को इस बार यह अवार्ड दिया जाएगा ज्वाइंटली तरीके से। पहला नाम यदि हम देखेंगे तो नाम है फ्रेड रैम्सडेल जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। फिर अगेन एक और अमेरिकन साइंटिस्ट मैरी ई ब्रुकनोव, ठीक है, ब्रुंकोव। और तीसरा नाम है शिमोन साकागुची। ये तीनों को जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, इन तीनों को क्या दिया जा रहा है इस बार का फिजियोलॉजी का और मेडिसिन का ये अवार्ड दिया जाएगा। इनके किस अचीवमेंट के लिए? तो फॉर देयर डिस्कवरीज द कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए ये सम्मान इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी हमने ऐसी कैटेगरी को यहां पे डिस्कशन किया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है लिटरेचर। लिटरेचर के लिए इस बार सिंगल अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा, और इस बार ये सम्मान किसको दिया जा रहा है? तो एक राइटर हैं लाज्लो, ठीक है। यदि हम इनके सरनेम की बात करें तो क्रेजन और कोई इनका सरनेम है, जो कि हंगरी से बिलोंग करते हैं। और ये इनके अचीवमेंट्स हैं, इनके द्वारा लिखी गई अलग अलग टाइम पीरियड में ये बुक्स हैं, और इनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर वर्क के लिए इनको इस बार के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैं अगेन फिर से बता देता हूं, लाज्लो हंगरी के ये राइटर हैं जिनको ये सम्मान इस बार दिया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है पीस। और इस बार पीस के लिए तो काफी बड़ा मामला चल भी रहा था, क्योंकि काफी सारी मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या बोला गया था कि इस बार पीस का नोबेल प्राइज उनको मिलने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नोबेल प्राइज जो है पीस का किसी और को मिल गया, है ना। और जिसकी इच्छाएं थी वो कहीं ना कहीं इच्छाएं क्या हो गई, है ना, छीन ली गई एक तरीके से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को मिलते, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि ख्याली पुलाव जो पका लिए गए थे और उसका बड़े तरीके से क्या कर दिया था, प्रमोशन कर दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ख्याली पुलाव ही रह गए। चलिए आगे बात करते हैं, इस बार का ये अवार्ड किसे दे दिया गया? तो मारिया टोरिना मचाडो, जो कि पिछले 20 साल से मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, पीस मेंटेन कर रही हैं वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि एक तरीके से डिक्टेटरशिप जो है वेनेजुएला के अंदर चल रही है, और वर्क प्रमोटिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स एंड द पीपल ऑफ द वेनेजुएला, एंड फॉर हर स्ट्रगल टू द अचीव अ जस्ट एंड पीसफुली ट्रांजिशन फ्रॉम द डिक्टेटरशिप टू द डेमोक्रेसी। ये बोला जा रहा है किसके द्वारा? मतलब ये काफी बड़े लेवल पे वहां पे एक्टिव भी हैं, और इन्हें पीस मेंटेन करने के लिए अपोजिशन में है ये, और इन्हें पीस मेंटेन करने के लिए वेनेजुएला के अंदर इस बार का इन्हें पीस का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अब लास्ट कैटेगरी जो इसके अंदर सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी 1968 के अंदर, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी, और वो था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। और इस बार इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के अंदर 3 लोगों को शामिल किया जाता है, और वो 3 कौन है, नाम है तो जोएल मोकरी आपको देखने को मिलेंगे, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद में फिलिppe एगियन जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, एंड द थर्ड पर्सन इज पीटर होविट जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। इन तीनों लोगों को ज्वाइंटली तरीके से एक रिसर्च के लिए, एक इकोनॉमिक रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। और वो रिसर्च क्या है? फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन द ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। इनके इस रिसर्च के लिए इनका ये कहना है
कि जिस तरीके से दुनिया क्या कर रही है, ग्रो कर रही है इस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, है ना, हैविंग द आइडेंटिफाई एंड द सस्टेन द ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकली। तो ये इन्होंने प्रूफ करके दिया है, जिस वजह से इनके इस रिसर्च के लिए इनको इकोनॉमिक्स का इस बार नोबेल प्राइज दिया जाएगा 2025। तो ये वो नाम है जिसमें हमने देखा, क्या एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को इस बार ये अवार्ड दिया गया है, फिर पीस में एक व्यक्ति को यह अवार्ड दिया गया है, मचाडो को यह अवार्ड दिया है, फिर लास्लो को लिटरेचर के लिए दिया गया है। फिर इसके अलावा बात करें, फिजियोलॉजी में 3 लोगों को दिया गया है, केमिस्ट्री में 3 लोगों को यह सम्मान दिया गया है, और सबसे पहली कैटेगरी हमने फिजिक्स की देखी थी। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये 4 कैटेगरी के अंदर 3-3 लोगों को दिया गया है। यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लोग ये हो गए, फिर उसके बाद लिटरेचर में 13, और इसके अलावा पीस के अंदर 1, यानी 14 लोगों को इस बार नोबेल प्राइज दिया जाएगा। यदि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर पूछता है कि इस बार टोटल कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर आपको दिमाग में रखना है कि 14 ऐसे अवार्डीज हैं जिनको इस बार यह सम्मान दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके स्टैटिक डेटा को लेकर के, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1901 में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इसकी शुरुआत की गई थी, तो फर्स्ट अवार्डीज कौन थे इसके अंदर। तो केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो जैकबस वाइन टी हॉफ इसके फर्स्ट अवार्डी थे, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते थे। केमिस्ट्री के अंदर इनको ये अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद में सेकंड फिजिक्स के अंदर विल्हेम कॉनराड रोंटेजन को दिया गया था, जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद में मेडिसिन की बात करें तो एमिल वॉन बेरिंग को दिया गया था, ये भी जर्मनी से बिलोंग करते हैं। लिटरेचर की बात करेंगे तो सुली प्रूडहोम को दिया गया था, फर्स्ट राइटर जिनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फिर पीस के अंदर 2 लोगों को ज्वाइंटली तरीके से ये अवार्ड दिया गया था, हेनरी ड्यूनेंट द फाउंडर ऑफ आईसीआरसी इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, स्विट्जरलैंड से ये बिलोंग करते हैं, एंड द सेकंड फ्रेडरिक पैसी जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन दोनों लोगों को ज्वाइंटली तरीके से पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था, और इस शुरुआत में इसके अंदर 5 ही कैटेगरी हुआ करती थी। इसके अलावा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल अवार्डी, नोबेल प्राइज अवार्डी। तो आपको एक नाम याद रखना होगा, मैरी क्यूरी का, या मैडम क्यूरी भी हम इन्हें बोलते हैं। इन्हें यह अवार्ड दिया गया था 1903 में फिजिक्स का। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू रिसीव 2 टाइम्स नोबेल प्राइज। ओके, फर्स्ट टाइम इन्हें फिजिक्स में मिला था, सेकेंड टाइम इन्हें केमिस्ट्री में मिला था, ये भी अभी हम देखने वाले हैं। और जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल कि वो पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, या वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसे ये अवार्ड दिया गया था, तो ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट था इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इससे 1904 के अंदर सबसे पहली बार यह अवार्ड दिया गया था, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार यह अवार्ड मिला। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, इकोनॉमी का नोबेल प्राइज सबसे पहली बार ऐड होता है 1968 में, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1969 में किया जाता है। तो वो फर्स्ट अवार्डीज कौन थे, तो रैगनर फिश एंड द जैन टेनबर्गन, ये 2 लोग थे जिनको ज्वाइंटली तरीके से इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया था। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब वो नाम हमें देखने हैं जो इसके अंदर आते हैं जिनको 2 बार अवार्ड या 1 बार से ज्यादा बार यह अवार्ड मिल चुका है। पहला नाम जॉन बार्डिन को दिया गया था 2 बार नोबेल प्राइज फिजिक्स का, 1956 में एंड अगेन 1972 में फिजिक्स का, यानी इन्हें फिजिक्स के लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। सेकंड मैरी क्यूरी, फिजिक्स 1903 एंड केमिस्ट्री के लिए 1911 में इन्हें भी 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। फिर थर्ड लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री 1954 एंड पीस के लिए 1962 में इन्हें यह अवार्ड मिल चुका है। फिर फ्रेडरिक सेंगर की यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री के लिए 1958 एंड अगेन केमिस्ट्री के लिए 1980 में इनको 2 बार मिल चुका है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2 बार मिला है,
यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, तो पीस के लिए 1954 एंड अगेन पीस के लिए 1981। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा यह भी आ सकता है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोल रहे हैं रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इसे पीस का 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, 1917, 1944 एंड 1963। ये 3 बार पीस का नोबेल प्राइज ले चुका है ये ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हुई बात उन फॉरेनर्स की, इन फॉरेन अवार्डीज के बारे में। लेकिन अब बात करेंगे हम इंडियन अवार्डीज के बारे में। यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला नाम नोबेल प्राइज की लिस्ट में इंडिया से कौन सा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए 1913 में यह अवार्ड दिया गया था। फिर सेकंड सीवी रमन, फिजिक्स के लिए 1930 में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इसके अलावा मदर टेरेसा, पीस के लिए 1979। फिर अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में। कैलाश सत्यार्थी, पीस का नोबेल प्राइज 2014 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का यह अवार्ड दिया गया था 1968 में इन्हें। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स का 1983 में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। फिर आगे बात करते हैं, वेंकी रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए 2009 में यह अवार्ड दिया गया था। फिर अभिजीत बैनर्जी, इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया। फिर रोनाल्ड रॉस, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 1902 में। ही वॉज ब्रिटिश बट ही वॉज बोर्न इन अल्मोड़ा, इंडिया में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा रुडयार्ड किपलिंग है ना, राइटर, लिटरेचर के लिए इनको 1907 में यह अवार्ड मिला था। यह भी आजादी से पहले बात करें तो ब्रिटिश के कंट्रोल में, लेकिन इनका जन्म कहां पे हुआ था, बॉम्बे के अंदर हुआ था, इसलिए हम इन्हें यहां पे काउंट करते हैं। एंड लास्ट वन दलाई लामा, 14 दलाई लामा जो इंडिया से हैं, है ना, इनको पीस का 1989 में अवार्ड मिला था। आप सभी को पता होगा 1959 में एक्वायर कर लिया गया था तिब्बत को, तो सारे तिब्बतीज जो बुद्धिस्ट हैं वो सब कहां आ गए थे, इंडिया आ गए थे। उसमें एक नाम आपको मिलेगा तिब्बती धर्म गुरु, जिनका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा इज अ पोस्ट, ठीक है, जिस पर अभी रिसेंटली 14% जो है वो बैठे हैं, जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। इनका रियल नेम है तेंजिंग ग्यात्सो, लेकिन इन्हें दलाई लामा कहा जाता है, 14 दलाई लामा, जिनको भी पीस का नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये वो नाम है जो भारत से आते हैं। इसके अलावा एक नाम आपको और याद रखना होगा, यूसुफ मलाला जय का नाम, जिनको यंग एज में यह अवार्ड दिया गया था। 17 की एज में 2014 में इनको यह अवार्ड दिया गया था। एक्टिविस्ट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एक्टिविस्ट, जिन्होंने आतंकवाद से भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोहा मनवा लेना, एक तरीके से वाली बात होती है, मरते मरते बची हैं। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो इनकी जान बची है। और शी इज द यंगेस्ट गर्ल टू विन 2014। 17 की एज में इन्होंने क्या लिया था, नोबेल प्राइज लिया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ में इनको यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान से हैं मलाला यूसुफजई, और इनको पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके अलावा यदि आपसे पूछा गया कि वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया जा चुका है ना, तो सबसे उम्र दराज, एक तो यंगेस्ट की बात आ गई, तो मलाला यूसुफजई यंगेस्ट गर्ल टू विन दिस अवार्ड। और यदि हम ओल्ड एज की बात करें तो जॉन बी गुड इनफ का नाम आपको याद रखना है। 97 की एज में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था 2019 में, और वो भी किसका अवार्ड दिया गया था, तो केमिस्ट्री का यह अवार्ड दिया गया था। जॉन बी गुड इनफ जो है केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, 2023 में इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं नोबेल प्राइज से जुड़ी हुई सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आज के इस क्लास में अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। और फिर मिलेंगे हमारे
अगले इसी तरीके के नए करंट अपडेट के वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।